मैं आज बात करूंगा हमारी पृथ्वी के कल की, हमारी पृथ्वी के आज की और हमारी पृथ्वी के आने वाले कल की। मैं बीरबल साहनी वनस्पति विज्ञान संस्थान में हूं, जहां पर जीवाश्मों की बात की जाती है, फॉसिल्स की बात की जाती है। जो प्रोफेसर बीरबल साहनी के शब्दों में कहें तो हमारा जो इतिहास है उसको फिर से जीवंत कर देते हैं। एक टाइम मशीन की तरह जब हम फॉसिल को देखते हैं तो हम अपनी पृथ्वी के, अपने इस परिवेश के इतिहास में पहुंच जाते हैं, भूतकाल में पहुंच जाते हैं और उसे समझने और देखने की क्षमता हमें आ जाती है। सुकरात ने 500 ईसा पूर्व में कहा था कि मानव को पृथ्वी से ऊपर जाना पड़ेगा, वातावरण के ऊपर और उससे भी परे, और तब ही हम उस दुनिया को समझेंगे जिसमें हम यह रहते हैं। और इस बात का हमें अनुमान तब हुआ जब 50वें दशक में, 60 के दशक में और उसके बाद के वर्षों में अंतरिक्ष में मानव ने छलांग लगाई और उसने जाना कि अगर हम पृथ्वी को समझना चाहते हैं तो हमें थोड़ी दूरी से पृथ्वी को देखना पड़ेगा, दूसरे ग्रहों पर जाकर हमें उन ग्रहों को समझना पड़ेगा, उन ग्रहों के आधार पर पृथ्वी को, और पृथ्वी से के अध्ययन से प्राप्त ज्ञान के आधार पर हमें दूसरे ग्रहों के बारे में जानकारी की व्याख्या करनी पड़ेगी। ये हमारा ब्रह्मांड बहुत विशाल है, बहुत निसीम है, और इस ब्रह्मांड में हमारी और हमारी पृथ्वी की, हमारे इस सौरमंडल का जो अस्तित्व है वो एक छोटे से धूल के कण से अधिक नहीं है। आप बाईं तरफ के चित्र में देख रहे हैं हमारी जो आकाशगंगा है, और उसमें केंद्र से लगभग 2/3 की दूरी पर है हमारा सौरमंडल, जो एक सर्पिलाकार में एक स्पाइरल गैलेक्सी के रूप में है। उसके अंदर एक किनारे पर आप उसे देख सकते हैं, और इसमें हमारा एक छोटा सा अस्तित्व है, पृथ्वी का और मानव का और हमारी सभ्यता का। लेकिन इस सब पूरी कथा का आरंभ हुआ था लगभग 15 अरब वर्ष, 13.5 अरब वर्ष माना जाता है, तो लगभग 14 या 15 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड एक बिंदु में केंद्रित था और जिसका अनंत घनत्व था। और वहां पर जब एक विस्फोट हुआ और उसके बाद इस सब का फैलना आरंभ हुआ, और अब वैज्ञानिकों का मानना था अभी तक कि शायद ये संभावना है कि विस्फोट में जिस वेग से ये फैलाव हो रहा है वो संभवतः धीरे धीरे कम होगा, और शायद एक दिन एक ऑसिलेटरी प्रक्रिया में जो ब्रह्मांड का एक्सपेंशन हो रहा था, विस्तार हो रहा था, वो एक दिन थम जाएगा, वो फिर वापस उसी बिंदु पर आ जाएगी। लेकिन शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी हाल में जिस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है उससे लगता है कि वेग कम नहीं हो रहा है, बढ़ ही रहा हो सकता है। इस घटना के बाद धीरे धीरे तापमान कम हुआ। पहले केवल ऊर्जा थी, कण नहीं थे, फिर मूल कण बने, उनसे और बड़े कण बने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जन्म हुआ, और उनसे फिर मिलकर दूसरे तत्व बने जैसे हाइड्रोजन। और उसके बाद जब हाइड्रोजन बनी, उसके बाद दूसरे जब तत्वों की भी संरचना हुई, जो एक पीपी चेन या इस तरह की दूसरी जो नाभिकीय अभिक्रियाएं थीं उनका परिणाम था। जैसे हाइड्रोजन के संयोग से हीलियम बनी। अब आप देखिए, हीलियम का परमाणु भार 4 है, और उसके बाद अगर हम देखें जो कार्बन जो बहुत अधिक मात्रा में हमारे ब्रह्मांड में पाया जाता है, जो हम अगर आसपास कहीं भी देखें तो वो 4 तिया 12 है। ऑक्सीजन बहुत मात्रा में पाई जाती है जो 4 चौका 16 है। उसके बाद नियॉन है, या उसके बाद और दूसरे तत्व हैं। तो ये विभिन्न जो प्रक्रियाएं हैं, चाहे पीपी चेन हो चाहे अल्फा चेन हो, इनके बनने का परिणाम है। और बाद में इनकी जब आपस में अभिक्रिया हुई और उससे हमारे दूसरे कण बने, उनसे फिर तापमान कम होने पर वो संघनित हुए और छोटे छोटे कण हमारे इस नेबुला में बने या इस बादल में बने। और एक ऐसा बादल था जिसके अंदर जब उसका संकुचन हुआ गुरुत्व के कारण, तो उसके केंद्र में तापमान बढ़ा, और जब केंद्र में तापमान बढ़ा तो तापमान इतना हो गया कि हाइड्रोजन का आपस में संगलन होने लगा या फ्यूजन होने लगा, और उसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा बनी। और इस तरह से हमारे सौरमंडल का जो बादल था उसमें सूर्य का जन्म हुआ। और इसके बाद कणों का निर्माण हुआ, फिर उनका क्लंपिंग या उनके गुच्छे बनना आरंभ हुआ। और क्योंकि गुरुत्वाकर्षण उस समय भी था, गुरुत्वाकर्षण की खूबी ये है कि अपने केंद्र की तरफ कोई भी जो पिंड है वो अपने केंद्र की तरफ आसपास के सभी कणों को खींचता है गुरुत्वाकर्षण बल से। तो यही वहां पर हुआ। और क्योंकि घूमने के कारण वो जो नेबुला था, वो जो बादल था, वो चपटा होने लगा, तो जो कण थे, जो ग्रेन बने, वो धीरे धीरे उसका जो मध्य तल था, जो उसका मिड प्लेन था, उसकी ओर गिरने लगे।
और वहां पर वो कण जब आपस में जुड़े, आपस में टकराए और सूर्य के चारों तरफ घूमने लगे और वो आपस में जुड़ गए और उससे और बड़े और बड़े और बड़े, यानी मिलीमीटर के आकार के, फिर सेंटीमीटर के आकार के, फिर मीटर के आकार के, किलोमीटर के आकार के, और यहाँ तक कि 1000 किलोमीटर के आकार के पिंड बने। इनमें से कुछ पिंड और बड़े बने जिनसे ग्रहों का जन्म हुआ। लेकिन ये पिंड ठोस थे जो सूर्य के थोड़ा पास में थे, बहुत पास नहीं लेकिन थोड़ा पास में थे, और जो दूर थे वहां पर तापमान कम था, वो गैस की फॉर्म में रहे, जैसे कि बृहस्पति, नेपच्यून या इस तरह के दूसरे ग्रह हैं। इनमें से जो पूर्ण रूप से ग्रह नहीं बन सके और जिनका आकार मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर वगैरह का रहा, उनमें से अधिकांश पाए जाते हैं बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में एस्ट्रॉइड या लघु ग्रह के रूप में। और जो हमारी पृथ्वी है उसके बारे में आप देखिए, बहुत बड़ा संयोग है कि हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ और ये बहुत सारे संयोगों का परिणाम था। अब आप देखिए, पृथ्वी पर पानी ठोस अवस्था में पाया जाता है, पृथ्वी पर पानी द्रव अवस्था में पाया जाता है, पृथ्वी पर पानी वाष्प अवस्था में पाया जाता है। ये हर ग्रह पर संभव नहीं है। जो ग्रह सूरज से बहुत दूर हैं वहां पर कई जगह वो वाष्प रूप में ही है या थोड़ा द्रव रूप में ही है, लेकिन पृथ्वी की सूर्य से दूरी इतनी है, यहाँ पर तीनों अवस्थाओं में जल हो सकता है। और इससे पृथ्वी के विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। अगर हम पृथ्वी की तुलना करें उसके एक पास के, जिसे उसकी जुड़वा बहन कहा जाता है, शुक्र ग्रह से, तो आप देखेंगे कि शुक्र ग्रह का आकार भी लगभग उतना ही है जितना पृथ्वी का है, लेकिन शुक्र ग्रह पृथ्वी के तुलना में सूर्य के कहीं अधिक पास है और इसके कारण वहां पर तापमान अधिक है। उससे भी बड़ी बात यह थी कि जब वहां पर तापमान अधिक था तो वहां जो थोड़ा बहुत पानी था भी, वो पानी वाष्प बन गया। और हम जानते हैं कि वाष्प एक ग्रीन हाउस गैस है, उसकी वजह से ग्रीन हाउस प्रभाव हुआ और अधिक तापमान बढ़ा और जो बचा खुचा द्रव था वहां पर वो भी वाष्प बन गया। और इसका परिणाम ये हुआ कि एक रन अवे ग्रीन हाउस प्रभाव वहां पर देखा गया और उसके कारण वहां का तापमान 450 अंश सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच गया। इसका अर्थ है कि पानी वहां पर द्रव अवस्था में रह ही नहीं सकता, जबकि पृथ्वी पर पानी रह सका। और हम जानते हैं कि पृथ्वी बहुत अच्छा विलायक है। अब आप इस चित्र में देखिए, अगर केंद्र में सूर्य है, उसके बाद आप बाहर चलिए तो पहले बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद बृहस्पति है और उसके बाद वरुण, नेपच्यून इत्यादि दूसरे ग्रह हैं। यम या प्लूटो को अब बाहर कर दिया गया है हमारे ग्रहों की बिरादरी से। लेकिन इसके अलावा हमारे सौरमंडल में हैं 250 के लगभग उपग्रह और बहुत सारे लघु ग्रह। और इसके अलावा थोड़े से इसके नॉन रेजिडेंट सदस्य भी हैं, जैसे पुच्छल तारा या धूमकेतु, जो कहीं से घूमकर पृथ्वी के आसपास या सौरमंडल के अंदर आ जाते हैं। पृथ्वी जब बनी लगभग 4.5 अरब साल पहले, तो उसका इतिहास बड़ा विचित्र रहा इस अर्थ में, अगर आप आज देखेंगे बुध ग्रह की या चंद्रमा की सतह को, तो आपको वहां पर बहुत सारे क्रेटर्स या विवर दिखाई देंगे, बहुत सारे गड्ढे दिखाई देंगे, जो बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, जैसे नॉर्थ क्रेटर है चंद्रमा पर, और इसी तरह आपको मरकुरी पर या बुध ग्रह पर भी दिखाई देंगे। लेकिन पृथ्वी पर आपको ऐसे विवर कहीं दिखाई नहीं देते। महाराष्ट्र में शायद एक लोनार लेक है, जो किसी एस्ट्रॉइड या लघु ग्रह के द्वारा बनाया गया एक गड्ढा या विवर है, जिसमें अब झील जैसी समझिए बन गई है। तो ऐसा क्यों हुआ, इस बात को भी हम समझेंगे। कारण यह था कि जिस तरह दूसरे ग्रहों पर हमें गड्ढे दिखाई देते हैं, विवर दिखाई देते हैं, पृथ्वी पर भी हमें उसी तरह के विवर दिखाई देने चाहिए थे। और पृथ्वी पर इसके आरंभ काल में इस तरह की बमबारी बहुत अधिक हुई और ऐसे गड्ढे या विवर बने। लेकिन उसके बाद जल और या जो हमारा जल चक्र है, जो हमारी हवाएं हैं, उनके कारण से वो गड्ढे सब पट गए और आज हमें दिखाई नहीं देते। लेकिन चंद्रमा पर वायुमंडल लगभग नहीं के बराबर है, बुध ग्रह पर वायुमंडल लगभग नहीं के बराबर है, वहां के वातावरण में पानी की उपस्थिति लगभग 0 के बराबर है और इस कारण से वहां के विवर आज भी वैसे के वैसे हैं, जबकि पृथ्वी के पुराने विवर समाप्त हो गए। यही नहीं, पृथ्वी की सतह की कई सारी और संरचनाएं हैं जो उसकी पुरानी स्थितियों की द्योतक थी, वो भी आज समाप्त हो गई हैं। तो पृथ्वी के इतिहास की जो आरंभिक बमबारी है, इसका एक प्रमाण और है चंद्रमा का जन्म, चंद्रमा की उत्पत्ति।
मंगल ग्रह के आकार के एक किसी पिंड ने पृथ्वी के आरंभिक इतिहास में आकर पृथ्वी से टक्कर की और उस टक्कर के परिणाम जो पृथ्वी की परपटी या जो उसकी बाहर की पपड़ी थी उससे बहुत सारा पदार्थ निकलकर बाहर गया जो फिर से संघनित हुआ और उससे चंद्रमा का जन्म हुआ। पृथ्वी के इस परपटी या क्रस्ट में जो ऑक्सीजन के समस्थानिकों का अनुपात है और पृथ्वी की इस परपटी की जो घनत्व है, इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि चंद्रमा की, जिसका घनत्व आप जानते हैं कि बहुत कम है, वहां पर जो आपको मिनरल्स या खनिज मिलते हैं वो लगभग 3 से 3.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के घनत्व के हैं और जबकि पृथ्वी की का औसत घनत्व भी 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के आसपास है। इसका मतलब पृथ्वी के अंदर की जो संरचना है, जो अंदर जो इसके खनिज उपस्थित हैं केंद्र में, वो कहीं अधिक भारी हैं जो इसकी सतह पर मिलते हैं। लेकिन चंद्रमा के पूरे चंद्रमा में अगर हम देखें तो शायद इस तरह का बड़ा अंतर कोई नहीं है। और ये भी इस बात का एक प्रमाण था कि पृथ्वी क्योंकि बड़ी थी, पृथ्वी में बहुत सारा लोहा था और निकल था और इस तरह के भारी तत्व थे, यूरेनियम था, रेडियो एक्टिव तत्व थे, ये सब पृथ्वी के केंद्र की तरफ चले गए और पृथ्वी के ऊपर हल्का पदार्थ रह गया, केंद्र में भारी। तो पृथ्वी के इतिहास में इस बात की भूमिका रही है कि पृथ्वी के पर काफी बमबारी हुई और इसके कारण हमारी पृथ्वी पर जो चट्टानें मिलती हैं उनकी आयु भी बहुत अधिक नहीं निकलती। जबकि चंद्रमा की अगर आप किसी चट्टान को लेंगे तो उसकी आयु बहुत सामान्य सी बात है कि 3.5 अरब साल या 4.25 अरब साल या 4 अरब साल के पास निकले, लेकिन पृथ्वी पर इस तरह की चट्टानें बहुत दुर्लभ हैं। अगर आप बुध ग्रह को देखें तो आकार और चमक में चंद्रमा जैसा है, इसकी एल्बिडो चंद्रमा के बराबर है, मगर ये उससे कहीं अधिक घना है और इसको कहा जाता है बोन ड्राई, कि सूखा है बिल्कुल, इसमें बिल्कुल पानी नहीं है। और रोचक बात यह है कि ये इसकी सतह का तापमान भी लगभग 450 अंश सेल्सियस है और शुक्र ग्रह का भी लगभग 450 अंश सेल्सियस है। लेकिन अगर आप इस बात के बारे में विचार करें कि ये ग्रह, बुध ग्रह सूर्य के काफी पास है और शुक्र ग्रह तुलना में सूर्य से ज्यादा दूर है, हमसे करीब 4 करोड़ किलोमीटर, तो फिर ऐसा क्यों है कि दोनों का तापमान बराबर है? ये इसी पर बात आ गई कि बुध ग्रह का वातावरण नहीं है, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन या एमोनिया या जलवाष्प इस तरह की कोई गैस नहीं है जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव हो। लेकिन शुक्र ग्रह पर, वीनस पर ऐसी परिस्थिति है और उसका परिणाम यह है कि वीनस पर या शुक्र पर तापमान इतना दूर होने के बाद भी इस मरकरी या बुध ग्रह की तुलना में कहीं अधिक हो सकता है। पृथ्वी पर कहीं कहीं पर जो उल्का जनित विवर बाद में बने हैं वो आज भी दिखाई देते हैं, जैसे एरिजोना में ये एक क्रेटर है जिसे किसी उल्का ने बनाया था। अगर हम चंद्रमा की सतह पर देखें तो वहां पर हमें इस तरह की ये आज भी दिखाई देंगे। ये दरअसल इनमें से बहुत समय से चंद्रमा पर किसी तरह का कोई ज्वालामुखी वाली घटनाएं नहीं हुई हैं, लेकिन ये विवर उसमें आज तक हैं जो इम्पैक्ट के कारण या टक्कर के कारण बने थे। और आप ये देखिए, पहले माना जाता था, मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि हमारी पृथ्वी पर जीवन इस ब्रह्मांड के अंदर एक दुर्लभ घटना है। फर्मी ने कहा था कि अगर कहीं और जीवन होता कभी न कभी हमें मिलता। टिपलर ने भी इसी तरह की बात कही थी। और अगर हमने जितना अभी तक सौरमंडल को खंगाला है या उसके बाहर भी हमने यान भेजे हैं या बाहर से आने वाले संकेतों को भी हमने देखने का प्रयास किया है, कहीं से किसी ऐसी सभ्यता का जो विकसित हो हमें कोई प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन मंगल ग्रह एक ऐसा था जिस ग्रह से हमें आशा थी बहुत लंबे समय तक कि शायद वहां पर हमें कभी किसी सभ्यता का आज की या पुरानी कोई संकेत मिलेगा। और इसलिए जब वहां के चित्र कुछ आए पृथ्वी पर वैज्ञानिकों के पास, वहां के हेलास द्रोणी या हेलास बेसिन में, तो वहां पर एक 8 के आकार की जब ये आकृति दिखाई दी तो लोगों को बहुत रोमांच हुआ। उन्होंने कि अब हमें ऐसी सभ्यता का प्रमाण मिल गया जिससे मंगल ग्रह पर इस इतनी बड़ी, लगभग ये 17 किलोमीटर व्यास और 9 किलोमीटर व्यास के इनके ये दो वृत्त हैं, तो लगभग 25 किलोमीटर बड़ी अगर ये संरचना वहां पर बनी है तो ये किसी टेक्नोलॉजी के बिना नहीं बन सकती, यानी वहां पर शायद जीवन और सभ्यता थे। लेकिन बाद में तब पता चला कि इसमें जो आप एक पहाड़ ऊपर देख रहे हैं, उस पहाड़ पर पहले पानी था और बर्फ थी। वो बर्फ वहां से फिसलकर नीचे उस करीब लगभग 9 किलोमीटर व्यास का जो आपको एक गड्ढा दिखाई दे रहा है, वहां पर वो आई
जो एक क्रेटर था, एक रिवर था, और उसके बाद लगभग उससे आधा किलोमीटर नीचे के तल पर जो 17 किलोमीटर व्यास का ये एक संरचना थी, एक क्रेटर था, और उसके अंदर धीरे धीरे वो बह गया और हिमनद के कारण से ये दो आकृतियां बनी। ये किसी सभ्यता या किसी टेक्नोलॉजी का काम नहीं था। लेकिन इससे ये बात सिद्ध हुई कि अब से इतने समय पहले मंगल ग्रह पर इतना पानी था कि वहां पर पहाड़ पर बर्फ जम सके, जबकि आज वहां के वातावरण में पानी का कोई संकेत नहीं मिलता। चंद्रमा के वातावरण में जो पृथ्वी से 1% से भी कम घनत्व का है, वहां पर भी पानी का संकेत नहीं मिलता। लेकिन चंद्रमा पर भी गहराई में जो इंपैक्ट प्रोब वहां पर भेजा गया था, उसने चंद्रमा के अंदर से जो पदार्थ निकाले, उनमें पानी के अणु होने के संकेत मिले हैं। इसका मतलब चंद्रमा पर भी पहले पानी था। यही नहीं, चंद्रमा के सतह पर जो दरारें हैं, उनमें से जो दरारें काफी गहरी हैं और विशेष रूप से उस तरफ है जहां पर सूर्य का प्रकाश कभी नहीं पहुंचता, वहां पर बर्फ जमी हुई आज भी है, और उसमें पानी भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है। इसी तरह से अगर हम पुराने परिवर्तनों की बात करें, क्योंकि मैंने कहा जो परिवर्तन दूसरे ग्रहों पर हुए हैं, वैसे ही परिवर्तन पृथ्वी के इतिहास में पृथ्वी पर भी काफी हद तक हुए हैं। हमारी पृथ्वी पर आज भी वातावरण है, हमारी पृथ्वी पर आज भी आंधी और हवाएं चलती हैं, लेकिन कुछ अरब साल पहले मंगल पर भी आंधी चलती थी, और उसका प्रमाण वहां की सतह पर मिट्टी जो है वहां की, उसमें ये संरचनाएं हैं। तो अब हम इस बात पर विचार करें कि पूरे ब्रह्मांड के जितने अंश को हम अब तक देख सके हैं, उसको देखने के बाद भी हमें क्यों कहीं पर जीवन नहीं मिलता। पृथ्वी के अतिरिक्त कहीं आज तक जीवन का संकेत नहीं मिले, और इससे हमें जीवन का महत्व समझ में आ जाना चाहिए। पिछले 50 करोड़ वर्षों में लगभग अगर हम देखें तो पृथ्वी का तापमान केवल एक बार अब से कम रहा है, अन्यथा हमेशा अधिक रहा है। ये बड़ा हास्यास्पद है कि आज हम ग्लोबल वार्मिंग का इतना हल्ला मचा रहे हैं, लेकिन अगर हम पृथ्वी का इतिहास देखें तो पिछले करोड़ों सालों में आज पृथ्वी का तापमान कम है, और इससे पहले पिछले 40-50 करोड़ साल में केवल एक बार आज से कम रहा है, वरना हमेशा अधिक रहा है। फिर हम परेशान क्यों हैं? इसी तरह से पिछले दसियों करोड़ साल में एक समय को छोड़कर केवल एक बार समुद्र का तापमान आज से नीचे रहा है, अन्यथा हमेशा ऊपर रहा है। तो फिर आज हम परेशान क्यों हैं ग्लोबल वार्मिंग को लेके, या इस बात को लेकर कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जब ध्रुवों की बर्फ पिघलेगी तो उस बर्फ के कारण जो पानी समुद्र में बढ़ेगा, उससे समुद्र का तल बढ़ जाएगा, या हमारे तटवर्ती क्षेत्र, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, चाहे कोलकाता हो, चाहे वो ढाका हो, ये जलमग्न हो जाएंगे। तो इस जलवायु परिवर्तन से हम इतने परेशान क्यों हैं? क्या केवल इसलिए कि हमारे लिए जीवन थोड़ा सा कम सुविधाप्रद होगा, थोड़ा हम असहज हो जाएंगे कि तापमान आधा डिग्री या 0.6 अंश सेल्सियस पिछले 100 वर्षों में बढ़ गया, या अगली शताब्दी में लगभग 2 अंश और बढ़ जाएगा? नहीं, कारण सिर्फ ये नहीं है। मुख्य कारण ये है कि आज से कुछ मिलियन वर्ष यानी कुछ लाख साल पूर्व मानव पृथ्वी पर नहीं था, आज मानव है। आज से 1 करोड़ साल पहले, 2 करोड़ साल पहले, 10 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर क्या परिवर्तन हुए, इससे मानव के अस्तित्व पर कोई अंतर नहीं पड़ा। पृथ्वी के इतिहास में 4.5 अरब वर्ष के इतिहास में कम से कम 5 बार पूरी जातियों के बहुत बड़े अंश के विलोपन की, एक्सटिंक्शंस की घटनाएं हुई हैं, और ये घटनाएं बार बार होती रही हैं। इनमें से सबसे ज्यादा चर्चित जो घटना है वो 6.5 करोड़ साल पुरानी वो घटना है जिसमें पृथ्वी पर शायद किसी एस्टेरॉयड या लघु ग्रह के टकराने के कारण डायनासोर पृथ्वी से विलुप्त हो गए। लेकिन इससे पहले भी बहुत सारी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, लेकिन उन घटनाओं के बारे में हम इतना चिंतित इसलिए नहीं है कि तब मानव नहीं था, उस पर कोई अंतर नहीं पड़ा। लेकिन आज अगर 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान भी बढ़ता है तो उसके कारण ध्रुवों पर कितनी बर्फ पिघल जाएगी, जो आज भी हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन यहां पर थोड़ी सी गलती, हाँ, एक बात मैं और कर दूं कि अगर पुराने समय में, जैसा मैंने कहा कि पिछले कुछ करोड़ साल में अब से तापमान जो है, कुछ दसियों करोड़ साल में तापमान आज की तुलना में हमेशा अधिक था, समुद्र का तल हमेशा आज से ऊपर था। लेकिन जब हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स की बात करते हैं तो वहां पर अगर कोई परिवर्तन 1000 वर्ष के लिए दिखाई देगा, तो जब हम अरबों या करोड़ों वर्ष के पैमाने पर उसे चित्र बनाते हैं तो वो कहीं दिखाई भी नहीं देता। लेकिन अगर आज
पिछली दशाब्दी की अगर हम लोग बात करते हैं, 90s की हम लोग बात करते हैं, तो इस दशाब्दी में तापमान अब तक का सबसे रिकॉर्डेड इतिहास में सबसे ज्यादा तापमान इन वर्षों में रहे हैं। और उसका सीधा साधा जो प्रभाव पड़ता है, एक तो हमारा जीवन में जो समस्या आती है, हमारा बिजली का खर्चा बढ़ता है। बिजली के ज्यादा उपयोग का सीधा मतलब है कोयले का ज्यादा जलना। कोयले का ज्यादा जलने का मतलब है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मतलब है तापमान की वृद्धि। तापमान की वृद्धि का मतलब है बर्फ का और अधिक पिघलना और हमारा और ज्यादा एयर कंडीशनर्स या ऐसे उपकरणों का उपयोग करना। यानी कुल मिला के हम एक भयावह इस तरह के चक्राकार उसमें फंस गए हैं, जाल में फंस गए हैं कि हम जितना कुछ करते हैं उससे स्थिति और बिगड़ जाती है। आज अगर थोड़े समय का कोई सूक्ष्म काल के लिए भी कोई परिवर्तन होता है तो हमारी पूरी सभ्यता, हमारी पूरी मानव जाति उससे प्रभावित होती है, लेकिन कुछ लाख साल पहले ऐसा नहीं था। शुक्र ग्रह का वातावरण मैंने आपको बताया कि बहुत भिन्न था। आज भी वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड है, वहां पर सल्फ्यूरिक एसिड है, गंधक का अम्ल है, उसके वेपर्स हैं, उसके वाष्प हैं, वहां पर अमोनिया है, वहां पर मीथेन है और ये सब गैसेस हैं, और इसके कारण वहां का तापमान बहुत ज्यादा है। लेकिन पृथ्वी पर भी अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती रही, मीथेन बढ़ती रही, तो एक बहुत, अगर हम एक्सट्रीम व्यू लें तो कहेंगे कि शायद पृथ्वी भी फिर धीरे धीरे वीनस की तरफ बढ़ने लगेगी, उसकी तरह होने लगेगी। लेकिन पृथ्वी पर जीवन क्यों संभव हुआ? शुक्र ग्रह पर जीवन संभव क्यों नहीं हुआ? पृथ्वी इतनी भारी है कि वातावरण को बांध कर रख सकती है। चुंबकीय क्षेत्र अंतरिक्ष से आने वाले जो ऊर्जावान कण हैं उनको मोड़ देता है। वातावरण उन पिंडों से और इन कणों से हमको बचाता है। पृथ्वी पर हाइड्रोजन, फास्फोरस, सल्फर या नाइट्रोजन या इस तरह के तत्व हैं जो हमारे जीवन के रूपों को बनाते हैं। उचित दूरी के कारण तापमान सही है। यहाँ पर पानी तीनों अवस्थाओं में रह सकता है, उससे जलचक्र होता है। और जलचक्र के कारण जो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, जो शुक्र ग्रह पर नहीं हुआ, वो ये था कि जब पृथ्वी के वातावरण में बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड थी और उसमें जलवाष्प गई, ऊपर जाने पर बादल बने, वो ठंडे हुए, उनसे बारिश हुई, तो वो बारिश उस कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन और इस तरह की भयावह गैसों को फिर से धोकर पृथ्वी पर वापस ले आई, उनसे कार्बोनेट्स बने और वो सब बहकर समुद्र में चले गए। समुद्र हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा वो सिंक है या वो गड्ढा है जहां पर जाकर कार्बन डाइऑक्साइड जमा होती है। मंगल ग्रह पर तापमान अधिक था, पानी उपलब्ध नहीं था और इस कारण से वहां पर ऐसा नहीं हुआ। अन्यथा आज भी पृथ्वी के वातावरण में उसी अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होती तो जीवन का जन्म यहाँ पर संभव नहीं था। वैसे जीवन का जन्म कैसे हुआ, आरंभ कैसे हुआ, ये प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है। पृथ्वी पर हुआ या किसी दूसरे ग्रह से या किसी दूसरे स्थान से, जैसे पेंसपर्मिया का सिद्धांत कहा जाता है, किसी उल्का के अंदर या किसी धूमकेतु के अंदर छिपकर जीवन के हस्ताक्षर या डीएनए पृथ्वी पर आ गया और जहां पर जीवन आरंभ हुआ। लेकिन ये हम कुछ नहीं कह सकते। लगभग पृथ्वी के जन्म के 2-2.5 अरबों वर्षों के बाद जब वनस्पतियां बनी, प्रकाश संश्लेषण हुआ, तब पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ी, उसके बाद जीवन के रूप बढ़े और उसके बाद धीरे धीरे करके लगभग 60 करोड़ साल पहले एक अचानक परिवर्तन हुआ, एक विस्फोट जैसा हुआ और बहुत सारे जीवन के रूप आए। ये कुछ मैं आपको रूप समय नहीं है, मैं केवल नीलहरित शैवाल जो बहुत पुरानी 85 करोड़ पुरानी एक चट्टान में मिली है, नीलहरित शैवाल। इसी तरह से एक और ये उसका नमूना है, ये ऑस्ट्रेलिया से है। ये बैक्टीरिया के या पुराने जीवन के संकेत हैं। ये हैं जीवन के कुछ अवशेष हैं जो चर्ट में या चट्टानों में मिले हैं, जो 60 करोड़ वर्ष से कहीं अधिक पुरानी है। तो पृथ्वी पर जीवन बहुत सारे संयोगों का परिणाम है, यद्यपि समय समय पर इस पर बहुत बाधाएं आती रही हैं। आप देखिए ये नीचे पैमाना है मिलियन ईयर्स में, 10 मिलियन ईयर का मतलब 1 करोड़ साल। तो ये आप देखिए कि समय समय पर जीवन के रूप बढ़े हैं और फिर ऐसी घटना हुई है, बार बार हुई है, कम से कम 5 बार हुई है, जिसमें जीवन के बहुत सारे रूप 90% रूप समाप्त हो गए। लेकिन इसके बाद भी आज पृथ्वी पर जीवन है। पृथ्वी पर जीवन का जो परिवर्तन हुआ है उसके बहुत सारे कारण हैं। उनमें से एक है कि पृथ्वी पर जो प्लेट्स हैं उनका लगातार खिसकना जारी है, जो कम से कम 22-22.5 करोड़ वर्ष से चल रहा है। और जब पृथ्वी पर बनी हुई जो 1 दर्जन से अधिक प्लेट्स खिसकती हैं तो उनका परिवेश, उनका पर्यावरण बदल जाता है और उससे भी वहां की परिस्थितियां बदलती हैं, उससे भी जीवन में परिवर्तन आता है। तो कहा जाता है गति जीवन का सत्य चिरंतन, और पिछले करोड़ों वर्षों से, 10 करोड़ वर्ष से पृथ्वी पर गति का ये खेल हम देख रहे हैं। यही नहीं, अगर हिमालय बनता है उससे भी पर्यावरण में परिवर्तन होता है।
क्योंकि उससे हवाएं रुकती हैं, उसकी वजह से वर्षा होती है। आप एक बड़ी रोचक बात देखेंगे, पहाड़ के एक तरफ बहुत हरियाली होती है, दूसरी तरफ सूखा होता है, क्योंकि जब एक तरफ से नमी वाली हवा आती है तो वो पहाड़ से टकराकर वहां पे बरस जाती है, जिससे वहां पर हरियाली होती है, लेकिन दूसरी तरफ वो हवा नहीं पहुंच पाती, इसलिए वहां पर रेगिस्तान होता है। पिछले 4 लाख वर्षों में वातावरण में ग्रीन हाउस गैसेज में जो परिवर्तन हुए यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। सबसे ऊपर इसमें है ये तीनों गैसेज इसमें दिखाई गई हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवर्तन आप देखें, और ये कल्पना की गई है कि अगर आज के ही गति से, आज की ही तरह से ये बढ़ती गई तो किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाएगी और किस तरह से तापमान बढ़ता जाएगा। जानकारी के लिए ये बता दूं कि पिछले औद्योगिकीकरण के आरंभ होने के बाद से पृथ्वी के वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसकी सांद्रता बढ़कर लगभग 1.5 गुनी हो गई है। और इसी तरह अगर ये चला और ध्रुवों की बर्फ पिघली तो ध्रुवों की अगर सारी बर्फ पिघल जाएगी तो पृथ्वी पर जो समुद्र का तल है लगभग 200 फीट या 60 मीटर ऊपर बढ़ जाएगा। तापमान के परिवर्तन का ये आपके सामने है और निरंतर तापमान बढ़ रहा है। पिछले 100 वर्षों में लगभग 0.6 यानी आधे डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ चुका है और अगले 100 वर्षों में शायद 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ जाएगा। कारण बहुत सरल है कि हम वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि बढ़ा रहे हैं। ये ग्रीन हाउस चीजें हैं। इसका अर्थ यह है कि जब दिन में तो सूरज की लगभग 5,500 डिग्री सेल्सियस की सतह से जो रेडिएशन या विकिरण पृथ्वी पर आता है उसमें हाई फ्रीक्वेंसी विकिरण ज्यादा होता है क्योंकि उसका तापमान ज्यादा है, और जितना ज्यादा तापमान होगा उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी का विकिरण ज्यादा होगा। लेकिन जब पृथ्वी रात के समय इस विकिरण को फिर से वापस भेजती है तो वो 15 डिग्री, 20 डिग्री, 10 डिग्री, 40 डिग्री के तापमान पर भेजती है, जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी का विकिरण कम होता है, लो फ्रीक्वेंसी का जैसे इंफ्रारेड वो ज्यादा होता है, और ये सब गैसेज विकिरण को सोख लेती हैं, इंफ्रारेड को, इसलिए पृथ्वी। लेकिन एक बात इसके साथ और भी है, हम लोग ग्रीन हाउस प्रभाव को गाली देते हैं, लेकिन अगर ऐसा ना होता तो पृथ्वी पर भी रात का तापमान 0 से 50 डिग्री सेल्सियस कम होता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत परिवर्तन हुए हैं। हम वातावरण में ज्यादा ऊर्जा भेज रहे हैं, ऊष्मा भेज रहे हैं, चक्रवात बढ़ गए हैं, आंधियां बढ़ गई हैं, मौसम का चक्र बदल गया है, वर्षा का चक्र बदल गया है, इसलिए खेती प्रभावित हो रही है। तो सभी लोगों ने निर्णय किया कि हम इसे कम करेंगे। कुछ लोगों ने धोखा देने की भी कोशिश की। जर्मनी ने अपने जो घाटे वाले पूर्वी जर्मनी के जो कुछ उद्योग थे वो बंद कर दिए और कहा कि हमने अपना लक्ष्य जो है वो प्राप्त कर लिया है, लेकिन दरअसल वो घाटे के उद्योग बंद किए थे। उनका मुख्य उद्देश्य ग्रीन हाउस प्रभाव रोकना नहीं था। कुछ प्रगति है, कुछ दुविधाएं हैं। हमने प्रगति की है। कुछ लकड़ी कोयला जलाते थे, अब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का उपयोग करते हैं। पहले पेट्रोल डीजल करते थे, अब सीएनजी का करते हैं। पहले बल्ब था, फिर ट्यूबलाइट थी, और अब पहले उसके बाद फिर ट्यूबलाइट का यूज, तो अब सीएफएल का उपयोग करते हैं और अब एलईडी पर आ गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्रगति नहीं हो रही। हम निरंतर ऐसे उपकरण बना रहे हैं जिनसे कम से कम प्रदूषण हो, लेकिन कुछ हमारे सामने डायकोटोमी, कुछ दुविधाएं फिर भी रहेंगी। लकड़ी का उपयोग करें या प्लास्टिक का। अगर आप लकड़ी का उपयोग करते हैं तो जो चीज कार्बन डाइऑक्साइड का सीक्वेस्ट्रेशन में थी उसको हमने एक जगह रख दिया। अब जो 100 साल तक चलेगी, आप उसे जलाएंगे नहीं तो 100 साल तक के लिए वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड एक तरह से, पर आप उसके बदले पेड़ लगाइए। प्लास्टिक का उपयोग करेंगे, लकड़ी का नहीं करेंगे तो वो भी प्रदूषण करेगा। ट्यूबलाइट का उपयोग करें या सीएफएल का। लोग कहते हैं सीएफएल में थोड़ा सा मर्क्यूरी होता है, उसकी वजह से भी प्रदूषण होगा। पेट्रोलियम का यूज करें या हाइड्रोकार्बन का उपयोग करें तो फिर दूसरी तरह की समस्याएं आएंगी। तो आज हमारे सूरज में हाइड्रोजन का दहन होता है, उससे ऊर्जा मिलती है, लेकिन सूर्य और पृथ्वी का संबंध बहुत गहरा है। एक समय ऐसा आएगा लगभग 10 अरब वर्ष के बाद, यानी आज से 5 अरब वर्ष के बाद सूर्य धीरे धीरे अपने अंत पर होगा, जब उसकी हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगी, और उसके बाद जब अंदर का तापमान कम होगा तो उसका सिकुड़ना आरंभ होगा। जब उसका सिकुड़ना आरंभ होगा तो हीलियम का संगलन होगा, फिर से ऊर्जा पैदा होगी, फिर वो बढ़ने लगेगा और आखिर में जाके वो रेड जाइंट बन जाएगा। और उसके बाद ये प्रक्रिया भी करीब 10 करोड़ साल चलेगी, लेकिन उसके बाद फिर सूरज फिर सिकुड़ेगा और बन जाएगा व्हाइट ड्वार्फ। तो कुल मिलाकर मानव की स्थिति चिड़िया की तरह है। लगातार जो पर्यावरण का प्रदूषण है, लगातार जो हमारे प्राकृतिक चक्र हैं, सूरज से हमारी दूरी बदल रही है, एक्सेंट्रिसिटी हमारी जो कक्षा है उसकी बदल रही है, जो हमारी धुरी है घूमने की वो लगातार बदल रही है, और हमारी धुरी अंतरिक्ष में भी इस तरह से घूम रही है, चाहे वो 1 लाख वर्ष का चक्र हो या 40,000 का या 21,000 का। लेकिन कुल मिलाकर हमें अपने भविष्य के लिए इस पृथ्वी को सुरक्षित छोड़ना है और इसके कल और आज के साथ आने वाले कल की भी चिंता करनी है। धन्यवाद।